नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सवाल नंबर 11 देखेंगे। क्लास 10 यूपी बोर्ड मॉडल पेपर का 11 से 20 सॉल्यूशन देखेंगे। और 10 से जो है 1 से 10 तक जो है सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 11 नंबर का सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगा। तो देखिए, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे कि एक वर्ग भी जो है क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, समचतुर्भुज के जो है विकर्णों को दिया हुआ है। समचतुर्भुज के विकर्णों की दिया हुआ है कि एक जो है विकर्ण क्या है, एक विकर्ण की लंबाई जो है, देखिए अब ये समचतुर्भुज होगा ना तो थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब होता है, ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि विकर्ण इसके छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज ऐसे है, समझ लीजिए ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई दी हुई है 16 12। तो जो बड़ा वाला विकर्ण है यहाँ से लेकर समझ लीजिए यहाँ तक 16 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 है। ठीक है, अब देखिए विकर्णों की खासियत क्या है। मान लीजिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और विकर्णों की खासियत ये है कि ये एक दूसरे को, माने विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर भाग में बांटेंगे। यानी कि यहाँ से अगर ओ मान लिया जाए ये वाला बिंदु, तो ओ डी की लंबाई बराबर होगी ओ बी के। ठीक है, और यहाँ पर ए ओ की लंबाई बराबर होगी ओ सी के। ओके, तो और विकर्णों की खासियत एक ये है कि ये एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। एक दूसरे को किस पे विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर हम लोग को इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना, चूंकि सम है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो यानी कि ये वाला भुजा हम लोग ए भी ज्ञात कर दें तो आराम से जो है हम लोग को समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई निकल जाएगी। तो अब देखिए, अगर यहाँ से लेकर यानी कि डी से लेकर बी तक 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ की ये केवल जो है आपका ओ बी जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए सी जो है कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे केवल ये जो है आपका ओ और ए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 का आधा 6, क्योंकि ये जो है दोनों जो है क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधा हो जाएगा। तो यानी कि ये 6 हो जाएगा, ये जो है 8 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है चूंकि 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें कोई लंब हो सकता है, कोई आधार हो सकता है। ठीक है, तो ए बी बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, ए बी बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग बराबर, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग रहेगा तो इसको रूट में ले रहे हैं। तो रूट में जो है क्या हो जाएगा, ए ओ का वर्ग धन ओ बी का वर्ग। तो ए ओ 6 है तो 6 का वर्ग धन ओ बी आपका 8 है तो 8 का वर्ग कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, धन में 8 टाइम 64, 36 और 64 कितना होगा, 6 4 10, 100 हो जाएगा। 6 3 और 1 10। ठीक है, 100 हो जाएगा अंडर रूट में। तो अंडर रूट में 100 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में 100 का मतलब क्या हुआ, तो अंडर रूट में 100 का मतलब हो गया 10। ठीक है, तो यानी कि ए बी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, तो ए बी भुजा की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर। अगर आपके विकल्प में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि न दिया हो विकल्प। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विकल्प नंबर आपका दूसरा सही होगा, यानी कि 11 का जो है आपका दूसरा सही होगा। 11 का आपका कौन सा सही होगा, 11 का आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा। ओके, विकल्प नंबर 2 सही होगा 11 का। इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 से संबंध है 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो ये सूत्र आप लोगों को जरूर पता होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल
का अनुपात बराबर होता है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या हो रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। यानी कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। ठीक है, तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात कितना है? 4 संबंध 9 है। तो 4 संबंध 9 का मतलब 4/9 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 4 संबंध 9 का वर्ग करते हैं, यानी कि 4/9 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। यानी कि 16 संबंध 81 होना चाहिए क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। ये देखिए, ये 81 संबंध 16 नहीं होगा, 16 संबंध 81 होगा, क्योंकि 4/9 कर रहे हैं। 9/4 करते ना तब जाके 4 संबंध 9 है तो हमेशा देखिए 4 संबंध अगर कहीं 9 लिखा है, चाहे 6 संबंध आपका 2 लिखा है, तो इसको हमेशा जो है याद रखिएगा कि 6/2 ही लिखेंगे, बट्टे में लिखना होगा तो। ठीक है, मैंने ये जो है ऊपर रहेगा और ये हमेशा नीचे आता है हर में। ठीक है, ये जो है संबंध दिया हो तो बट्टा में कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा कि 6 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे ही रखेंगे हमेशा। मैंने इधर वाला अंक जो है ऊपर रहेगा, अंश बनेगा, इधर वाला अंक जो है क्या होगा? हर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 12 नंबर का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 12 नंबर का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा। ठीक है, इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, ये जरूर पूछता है ये सवाल आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद से अब हम लोग जो है सवाल नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कास थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस में कास थीटा कितने के बराबर है? माने बराबर है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इतने का मान बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं। हमको समीकरण दिया गया है, देखिए हम लोग जो है 4 tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो हम लोग को जो है कितने का मान बताना है? 4 sin थीटा माइनस कास थीटा और 4 sin थीटा प्लस कास थीटा का मान। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो tan थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग को tan थीटा का मान पता चल गया है। ठीक है, तो इस समीकरण से हम लोग tan थीटा का मान अगर बना लेते हैं, देखिए 4 sin थीटा और माइनस में cos थीटा है और बटे में यहाँ पे जो है 4 sin थीटा और प्लस में cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस जो है समीकरण को अगर हम लोग tan के फॉर्मेट में बदल दें तो जो है आराम से जो है यह सॉल्व हो जाएगा। तो इसको tan के फॉर्मेट में कैसे बदलेंगे? देखिए साइन बटे कास, tan थीटा बराबर एगो फार्मूला होता है साइन और कास में कि साइन बटे कास, साइन बटे क्या होता है? कास होता है। ठीक है, साइन बटे कास होता है साइन थीटा और बटे कास थीटा होता है tan थीटा बराबर। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में इसको बदलेंगे। अब देखिए नीचे अगर इसमें कास कर दें, इसमें भी कास कर दें, इसमें भी कास कर दें, इसमें भी कास कर दें, तो इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये tan के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंश में भी जो है कास थीटा से भाग दे देते हैं और हर में भी कास से भाग दे देते हैं। अर्थात हम लोग जो है लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 4 sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, माइनस में cos थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और फिर बटे में हम लोग 4 sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और प्लस में cos थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को फायदा क्या हुआ कि 4 गुणे sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा और माइनस में sin cos थीटा बटे cos थीटा कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा।
अब बटे में 4 इंटू जो है tan थीटा, ये भी हो जाएगा, और प्लस में जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इससे क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4, ठीक है, और tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा है, तो अब tan थीटा का मान हम लोग यहाँ से भर सकते हैं 3/4, तो 3/4, अब माइनस में 1 है तो 1, अब बटे में यहाँ भी हम लोग 4 गुणे 3/4 भर सकते हैं, अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 का मतलब 3 में से 1 घट जाएगा ना, अब तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और यहाँ पे देखिए 3 धन 1 हो जाएगा भाई, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 बचा, तो 3 धन 1, तो ये हो जाएगा 4। तो अब इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, यानी कि विकल्प में देखिए 1/2 दिया है, तो यह आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 13वां का आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 13वां का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। 13वां का आपका तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, इसको गोला कर देना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, साइन 75 का मान होगा, साइन 75 अब बटे कास 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, साइन 75 और कास 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए साइन 75 को 75 रहने दीजिए, मैंने इसमें से किसी एक को जो है चेंज करना है। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करेंगे ना, मैंने जैसे साइन 75 है तो इसको भी साइन 75 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइन 75 कैसे होगा, तो कास 15 को हम लोग लिख सकते हैं, कास 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 15 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 75 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 75। ठीक है, तो 90 माइनस 75 लिख देंगे, किसको, कास 15 को लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 75 ऊपर है तो ऊपर रहेगा। अब देखिए कास 90 माइनस 75 को लिख सकते हैं हम लोग, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं साइन 75। ठीक है, अब 75 से जो 75 में साइन 75 अब बटे साइन 75 का मतलब 1 हो जाएगा, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपका जो है 14 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, तो 14 नंबर का विकल्प आपका दूसरा सही होगा। तो 14 नंबर का विकल्प आपका दूसरा यहाँ पे सही कर दीजिए। ठीक है, 14 नंबर का विकल्प आपका कौन सा सही है, दूसरा। ठीक है, गोला कर देना है। ठीक है, तो 14 नंबर का विकल्प आपका दूसरा सही हो गया। अब इसका सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है, मान लीजिए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, और वर्ग का जो है परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो है वर्ग का परिमाप और जो है वृत्त का परिमाप एक बराबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ। ठीक है, ताकि r का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो पाई r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/पाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है r का मान निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर है। यदि एक वृत्त का परिमाप उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफल का मतलब पहले वृत्त है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, यही अनुपात बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r² होता है, अब बटे में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो a का वर्ग होता है। ठीक है,
तो अब हम लोग जो है सूत्र से ही हल करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए पाई को जो है पाई रहने दीजिए, और आर स्क्वायर, आर का मान निकला हुआ है, आर का मान निकला हुआ है कितना, अब देखिए ना ये छोड़ दिए, ये रहेगा, जैसे देखिए 2 से जो है 2 कट गया, 2 दूना 4, तो 2a हो जाएगा, ये क्या होगा 2a रहेगा, ठीक है 2a रहेगा, तभी ना जो है इसमें सॉल्यूशन आ पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब हाँ पाई आर का स्क्वायर, तो आर का मान निकला हुआ है 2a बटे पाई, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2a बटे में पाई लिख सकते हैं। इसका वर्ग है तो जो है क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, नहीं कर देंगे वर्ग। और देखिए जैसे देखिए पाई आर स्क्वायर है, तो आर के जगह पे हम लोग क्या भर सकते हैं 2a बटे पाई, तो 2a बटे पाई भर दिया। और नीचे जो है अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है a स्क्वायर को a स्क्वायर ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई, और यहाँ पे 2a का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, a का स्क्वायर हो जाएगा। बटे में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे में a है तो a स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई से एगो पाई हमें काट सकते हैं, तो खाली पाई बच जाएगा, यानी कि 4a का स्क्वायर बटे में जो है पाई हो जाएगा, हाई जो है बटे में a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a का स्क्वायर अब बटे में पाई। अब भाई देखिए इसका मान लीजिए हर एक मान लीजिए, ठीक है, तो अगर इसका हर एक है तो इसको पलट के जो है लिख सकते हैं 1 बटे a का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मैंने जैसे कि ये आपका मेन बट्टा है, ठीक है, ये मेन बट्टा है, तो इस बट्टे को जो है फिर गुणा में बदलने के लिए इसको पलट देते हैं, तो अंश ऊपर चला जाएगा, हर नीचे आ जाएगा, तो a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। अब 4 बटे पाई बचेगा, तो 4 बटे पाई, पाई का मान 22 बटे 7 होता है, इसको भी पलट दीजिए, तो जो है क्या हो जाएगा 4 गुणे 7, अब बटे में जो हो जाएगा 22। अब इसको जो है सॉल्व कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 11 22 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा 11, यानी कि 14 बटे 11 हो जाएगा। तो 14 बटे 11 का मतलब 14 संबंध 11, तो 14 संबंध 11 का मतलब आपका दूसरा विकल्प सही होगा। तो 15 का जो है आपका दूसरा विकल्प सही होगा, 15 का आपका जो है दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। 16 का देख लेते हैं, 17 18 19 20, ठीक है, इतने का भी हम लोग को विकल्प देखना है क्या होगा, ठीक है। तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। अब जो है 16 नंबर का देखते हैं, कह रहा है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंध 27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोले हैं तो गोले का जो है, तो मान लीजिए इसका जो है आयतनों का अनुपात 64 संबंध 27 दिया, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि गोले का आयतनों का अनुपात 64 संबंध 27 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। अब देख लीजिए, मान लेते हैं हम लोग कि 2 गो गोला है, तो उसके जो है परिधि अलग अलग हो सकते हैं, त्रिज्या, तो इसका मान लीजिए R2 है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, ठीक है। तो इनके आयतन का अनुपात जो है अगर हम लोग निकालें इसका आयतन, तो पहले गोले का आयतन निकाला जाए तो 4/3 पाई R1 का क्यूब होगा और बटे कर देते हैं, अनुपात निकालना है तो अगर इसका आयतन निकाला जाए तो 4/3 पाई R2 का क्यूब होगा। और यही अनुपात दिया हुआ है कितने का,
तो यहाँ पे देख सकते हैं 64 संबंध है 27, 64 संबंध है जो है कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 64 संबंध है 27। अब यहाँ पे देखिए ये सेम अंक है, ये भी सेम अंक है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा R1 का क्यूब अब बट्टे में R2 का क्यूब बराबर जो है क्या है 64 अब बट्टे में क्या है 27। ठीक है 27, तो दोनों संख्या पे क्यूब है तो हम लोग R1 बट्टे R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं अब बराबर 64 बट्टे 27 लिख सकते हैं। और फिर हम लोग क्यूब को इधर लाएंगे तो ये जो है घनमूल हो जाएगा 64 बटे 27 का घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है ना, अंडर रूट में हो जाएगा, घात हो जाएगा इसका 3। तो R1 बटे R2 बराबर हो गया आपका अंडर रूट में जो है 64 बटे 27। ये घनमूल निकालेंगे, वर्ग नहीं निकालेंगे घन, क्योंकि इसका घात 3 है तो ये घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल क्या होगा, मैंने रूट में 64 है तो 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि ये 4 हो जाएगा। ये जो है मैंने इसका त्रिक लगाएंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64। इसका जो है 3 त्रिक 27, त्रिक का 1 निकलता है घनमूल में तो ये हो जाएगा 3। तो 4 बटे 3 यानी कि R1 बटे R2 बराबर कितना हो गया 4 बटे 3, ये इस माले में रहेगा। ठीक है, तो 4 बटे 3 हो गया। तो अब हम लोगों को रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो 4 पाई R स्क्वायर से हम लोग अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर अब बट्टे में क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 का स्क्वायर अब बटे R2 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग को R1 बटे R2 प्राप्त है तो R1 बटे R2 यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बटे 3। इसका वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिरिका 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो ये जो है 16 संबंध है 9, यहाँ पे क्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा 16 संबंध है 9 का, 16 संबंध है 9 का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 16 संबंध है 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 संबंध है 9 देखिए ऑप्शन में है, तो 16 संबंध है 9 यानी कि आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन आपका जो है 17वां का जो है 16वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद से 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कौरा 1 से 100 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से जो है 10 तक धनात्मक, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो 1 से 10 तक धनात्मक संख्या लिख लेते हैं। तो 1 से 10 तक जो है धनात्मक संख्या क्या होगा, विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या लिखना है ना। तो 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या आपका क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 3 7, 5 भी होगा ना, 1 3 5 हो जाएगा, 1 3 5 7 और 9 हो जाएगा, यही होगा ना। 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 तो सम संख्या हो जाएगा। तो 10 तक कहाँ है, तो जो है 1 3 5 7 9 ले रहेगा। ठीक है ना, यही तक होगा धनात्मक विषम संख्या। तो कह रहा है इसका समांतर माध्य यानी कि औसत ज्ञात करना है। तो सबको जोड़ देते हैं, जितना अंक है उतना से भाग दे देते हैं। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, जितना संख्या है उतना बट्टे में हो जाता है तो औसत निकल जाता है। अब जोड़ दीजिए इसको, तो 3 1 4 5 4 9 9 9 18 18 7 18 8 7 15, तो 18 7 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बट्टे में 5, तो 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा 5। आंसर देखिए 5 आया है। तो आंसर देखते हैं, तो 17 का जो ऑप्शन देखिए चौथा सही होगा 5। ठीक है, 17वां का आपका ऑप्शन चौथा सही होगा, 17वां का भी ऑप्शन चौथा ही सही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 18 नंबर का माध्यिकाओं को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो आलेखों को, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं त्वरण होगा, त्वरण। ठीक है, तो इसका जो है आपका जो है विकल्प नंबर
पहला ही सही होगा। माध्यिका को आलेखीय विद्युत निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो त्वरण से जो है त्वरण ग्राफ से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो 18 का जो है आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 18 का जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। ठीक है, 19 और 20 देखना है। कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी, तो माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है कि कितना है, 27। और क्या दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है। बहुलक दिया है 45। ठीक है, तो माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो हम लोगों को माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या होगा। अब देखिए एक सूत्र होता है, माध्य बहुलक और माध्यिका के संबंध में एक सूत्र होता है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पे एक सवाल जरूर हर साल पूछता है। ठीक है, तो इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। तो सूत्र है माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, इसको इस पे सवाल जरूर पूछता है। ठीक है ना, तो माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस माध्यिका, यानी कि माध्य में से बहुलक घट रहा है इधर, 3 गुना करके माध्य में से माध्यिका घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माध्य का मान हमको दिया हुआ है 27, तो 27 भर दीजिए। बहुलक का मान 45 दिया हुआ है, 45 भर देना है। इधर 3 इंटू माध्य का मान 27, तो 27 है माइनस में माध्यिका। माध्यिका जो है हम लोग को दिया नहीं है, तो माध्यिका जो है निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है 27 में से 45 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 में से 7 जाए 8, यानी कि हो जाएगा 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो 27 तियाँ कितना होता है, तो 81। माइनस में जो है क्या हो जाएगा 3, भाई 3 का 27 में भी गुणा होगा, 3 का माध्यिका में भी गुणा होगा, तो 3 गुणे माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए माइनस में 18 है, इसको भी मैंने 81 को भी, 81 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में 81 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर देखिए ये माइनस में 3 इंटू माध्यिका है, माइनस में 3 इंटू माध्यिका लिखेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, तो 18 माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो 18 81 कितना हो जाएगा 99, माइनस में इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस में माध्यिका। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, 3 को इधर लाएंगे तो 99 बटे क्या हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा माध्यिका, इधर माध्यिका शॉर्टकट में लिख दे रहा है। ठीक है, माध्यिका, अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 के 9, 3 3 के 9, यानी कि 33, यानी कि माध्यिका हम लोग का क्या होगा 33 होगा, माध्यिका क्या होगा 33। ठीक है, ऑप्शन में देखिए क्या 33 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 33 ऑप्शन में है, 19 का 33 ऑप्शन दूसरा सही होगा। ठीक है ना, तो 19 नंबर का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 19 नंबर का ऑप्शन कितना होगा, ये चौथा था ना, 18 का जो है पहला है, सॉरी 18 का पहला है। ठीक है, सही से लिखे नहीं थे। अब 19वां का जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प सही होगा, यानी कि 33। ठीक है, अब 20वां देख लेते हैं हम लोग। तो 20वां जो है देखिए क्या होता है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार की और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु के भुज से आंकड़ों का जो है प्राप्त होना है, माध्य माध्यक बहुलक उपरोक्त में से सभी। तो देखिए क्या होगा, के लिए दोस्तों देखिए अगर आप लोग जो है इसका रिवीजन कर रहे हैं, आप पढ़ चुके होंगे तो देखते होंगे कि इसके लिए जो है ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो है देखिए हम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, क्या कैसे ग्राफ बनता है। तो देखिए इस पे हम लोग जो है संचयी बारंबारता लिखते हैं, इस पे इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। ठीक है,
तो y अक्ष पे जो है संचयी बारंबारता लिखते हैं CF जिसको कहते हैं, और इस पे हम लोग जो है ऊपरी सीमा लिख देते हैं, वर्ग का जो है क्या लिख देते हैं, ऊपरी सीमा लिख देते हैं, ऊपरी सीमा लिख देते हैं। ठीक है, इस पे ऊपरी सीमा दिखाया जाता है, इस पे संचयी बारंबारता। तो इस पे दो तरह के जो है ग्राफ बनते हैं, एक तो जो है ऐसे जो है ग्राफ बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो है से कम प्रकार का ग्राफ होता है, से कम प्रकार का ग्राफ होता है। ठीक है, और एक ऊपर से जो नीचे आता है वह जो है से अधिक प्रकार का ग्राफ होता है, से अधिक प्रकार का रहता है। तो ये जो है ऊपर से नीचे आता है। इन दोनों का जो कटान बिंदु होता है, यहाँ से जो पूछ रहा है कि क्या इससे क्या ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों के कटान बिंदु से हम लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, माध्यिका। तो यहाँ से इससे हम लोग जो है माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, माध्यिका या माध्य, माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक। तो माध्यिका नहीं दिया है, माध्यक दिया है, तो माध्यक। देखिए माध्य का मतलब समांतर माध्य, और माध्यक का मतलब माध्यिका, बहुलक जो जानते ही हैं। ठीक है ना, तो माध्यक होगा, यानी कि 20वां का आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 20वां का आपका जो है ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 सही है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों का जो है 20 का 20 जो है बहुविकल्पीय कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोगों को जो है यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा विकल्प को। ठीक है, अपने आप मिला लीजिएगा। ये चौथा है, ये दूसरा है, ये चौथा है, पहला है, दूसरा है, दूसरा है। ठीक है, मिला लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने जो है 20 का 20 जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा दिया है। अब हम लोग जो है खंड ब का जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्यों जो है हमारे मेमोरी में स्पेस नहीं है दोस्तों, तो इसलिए जो है अब हम लोग खंड ब को जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अगर सवाल समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए